दोस्तों नमस्कार। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा बैंक अगर किसी प्रधानमंत्री के काल में डूबे तो वह मोदी काल है। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा लोन लेकर भागने वालों की संख्या अगर मापी जाएगी तो वह भी मोदी काल है। इस दौर में सरकार ने कितनों के कर्ज माफ कर दिए और हर दिन कितना कर्ज माफ करते हैं, अगर उसको नापना शुरू कीजिएगा तो वह भी मोदी काल ही आएगा। इस दौर में जितनी नौकरियां गई अलग अलग जगहों से, उसमें अगर बैंक का जिक्र कर लीजिएगा और पूछिएगा कि बैंकों में पहले कितनी नौकरियां थी और आज कितनी नौकरी है, तो जवाब मोदी काल को लेकर ही उठेगा। इस दौर में तो नौकरियों के लाले पड़ गए और जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं निकाल दिया गया। यह कौन सी स्थिति है जिसमें भारत के बैंक भारत की इकोनॉमी के नब्ज पर आकर खड़े हो गए हैं? यह ग्राउंड जीरो है और इसकी नब्ज पर जब आप उंगली रखते हैं तो आपको जो धड़कनें सुनाई देगी, हो सकता है आपको प्रधानमंत्री जब भाषण देते हुए दिखाई दें तो इसी बात का जिक्र करेंगे कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था सबसे मजबूत है। हो सकता है वो जिक्र करेंगे एनपीए सबसे कम है। इस दौर में हमने बैंकों को संभाल लिया है। इस दौर में हमारी इकोनॉमी दुनिया में तूती बोल रही है और पता नहीं क्या क्या वो कहेंगे, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत है क्या? और प्रधानमंत्री जब इन बातों का जिक्र करते हैं तो चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे वह लोन का हो, चाहे वो बैंकिंग स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो बैंक की बुक का हो, चाहे आरबीआई के नए दिशा निर्देश का हो, और चाहे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो जो कानून सरकार ने बैंकों के लिए बनाए या फिर डूबने वालों को लेकर बनाए, उसका लाभ किसे मिलता है और उस लाभ से सरकार और उसकी राजनीति कैसे चल पड़ती है, अगर इसके पन्नों को आज खोल दिया जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन आज एक एक पन्ने खोलें उससे पहले हमें लगता है कि मौजूदा मोदी सत्ता की एक सबसे बड़ी खासियत है, अपने कालखंड में वह जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश के बैंकों को खोखला कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में रईसों के लिए कर्ज के रास्ते खोल दिए गए हैं, जिस तरीके से कर्ज लेकर इस देश को भागने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर ये तमाम परिस्थितियों के भीतर एक सच को टटोलें कि एक कर्ज लेकर न लौटाने वाले को दोबारा कर्ज लेने का रास्ता बनाने के लिए आरबीआई ही अगर नीतियां बनाने लगे और सरकार की मुहर उस पर लगने लगे, तो मतलब बहुत साफ है कि जो चोरी करे उसके लिए और रास्ते चोरी के खोल दीजिए। लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री ही कहते हैं, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और अपने दौर को लेकर नहीं बल्कि 2014 से पहले की स्थिति को लेकर वो क्या कहते हैं, हमें लगता है कि पहले आप आज उसे सुन लीजिए। उसको सुनने के बाद हम एक एक पन्ना आपके सामने रखते चले जाएंगे, तो पहले इसे सुना जाए। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। दरअसल प्रधानमंत्री ने यह जिक्र 48 घंटे पहले किया है, जब वो 71,000 युवाओं को नौकरी बांट रहे थे और बैंक का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि पहले फोन का मतलब क्या होता है और फोन पे का मतलब क्या होता है। दरअसल मुहावरों के आसरे देश चलता नहीं है और शब्दों के आसरे भी देश को हाँका नहीं जा सकता है। मोदी सत्ता काल में जो भी नाम निकल कर आए जिन्होंने कर्ज लिया, वह भी हजारों करोड़ की संख्या में, और इस कर्ज को ना लौटाने की एवज में कितने बैंकों से दोबारा कर्ज लेने वह पहुंच गए और उन्हें कर्ज क्यों दे दिया जाता था, जबकि आरबीआई की गाइडेंस बहुत साफ कहती है, जो गाइडलाइंस लिखी हुई है उसमें किसी शख्स ने अगर एक बैंक का कर्ज नहीं लौटाया तो दूसरे बैंक कर्ज देगा ही नहीं।
तो फिर फोन कहां से आते होंगे, या फिर अब फोन नहीं आते हैं बल्कि बैंक लोन की लूट के नियम बना दिए गए और सरकार ने कहा कि जो भी लोन मांगने आए उसे दे दीजिए, और अगर वो लूट रहा है तब तो उसके लिए और रास्ते खोल दीजिए। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दौर में एनपीए बढ़ गया। इस दौर में सरकार द्वारा जो कर्ज लेकर भाग रहे थे उसको चुकाने की स्थिति में सरकार खुद खड़ी हो गई। और जो आखिरी शब्द आपने सुना जिसमें कहा गया कि एक जगह से लोन लिया फिर दूसरी जगह से लोन लिया, हम आपके सामने 10 कंपनी के नाम रखते हैं जिसके जरिए आप समझिएगा कि कैसे कैसे किस किस रूप में। उसमें 3 नाम तो बड़े महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, जैसे मेहुल चौकसी 7,848 करोड़। इन्होंने लगभग 7 बैंकों से कर्ज लिया है, एक नहीं लौटाया दूसरी जगह पहुंचे, दूसरा नहीं लौटाया तीसरी जगह पहुंचे। नीरव मोदी ने 4 बैंकों से लोन लिया, एक जगह नहीं पहुंचे दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह। और इस कड़ी के भीतर में कंपनियों के नाम अगर आप देखेंगे तो इरा इंफ्रा 6 बैंकों से इसने कर्ज लिया 5,879 करोड़, जो नहीं लौटाए भाग गए। राइगा एग्रो इन्होंने 5 बैंकों से कर्ज लिया 4,803 करोड़। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 4,596 करोड़, इन्होंने 7 बैंकों से लोन लिया। कौन इस दौर में फोन कर रहा था, कौन बैंक के बोर्ड को निर्देश दे रहा था, कौन आरबीआई को कह रहा था, यह खुद सोचिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र 9 बरस पहले का किया है। हम 9 बरस पहले का कच्चा चिट्ठा जरूर रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले मौजूदा वक्त में एबीजी शिपयार्ड 7 बैंकों से कर्ज लिया 3,708 करोड़, नहीं लौटाया, एनपीए के हिस्से में वो चला गया। फ्रॉस्ट इंटरनेशनल 3 बैंकों से कर्ज लिया 3,311 करोड़। रोटोमैक ग्लोबल 6 बैंकों से कर्ज लिया, नहीं लौटाया, देश छोड़कर भाग गए। ये सारी परिस्थितियां अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो इस देश के भीतर में जो टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर हैं उनके हिस्से में इस देश के 12 बैंक आते हैं। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जब खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से इस दौर में एनपीए भी कम हुआ है और बैंक बड़े मजबूत हुए। अगर बैंकों के बुक को अगर आप टटोलना शुरू कीजिएगा और उस पन्ने पर चले जाइएगा जहां पे लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड लोन दर्ज किया गया है, यानी वो पैसा अभी नहीं लौटा है, और इस परिस्थिति में आइएगा तो लोन लेने वाले तो भाग जाते हैं, लेकिन मोदी सत्ता उस लोन की माफी कैसे किस रूप में करती है अगर इसको 3 हिस्से में देखिए। 3 हिस्से का मतलब है, एक तो तुरंत में पिछले साल का देखिए, हर दिन मोदी सरकार ने 572 करोड़ रुपए माफ किए हैं, हर दिन, यानी पूरे बरस में 572 करोड़ को जोड़ते चले जाइएगा तो 2,09,144 करोड़ रुपए सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मोदी सरकार ने रिटर्न ऑफ किए हैं, माफ कर दिए हैं। बैंक के बुक में उसको कहां दर्ज किया जाए, कैसे दर्ज किया जाए, किस रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तो पहले कार्यकाल के दौर को अगर देखिएगा तो उस दौर में 6,35,165 करोड़ कुल माफी दी गई थी 2014 से 2019 के मार्च तक में, यानी हर दिन 348 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे। 2019 में जब दोबारा चुन के आए तो दूसरे टर्म में यह रकम बढ़ गई और यह 8,21,061 करोड़ हो गई, यानी प्रतिदिन 562 करोड़ रुपए इन्होंने माफ की है। और पिछले बरस 572 करोड़ रुपए। इस 3 एस्पेक्ट में अगर इस 9 बरस को पूरे तरीके से रख दीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि इस 9 बरस में एवरेज निकालिएगा हर दिन का तो 443 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माफी दी गई है। आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि दरअसल अगर ऐसी स्थिति है तो मनमोहन सिंह के काल में कैसी स्थिति रही होगी। 2009 से 2014 तक सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए की माफी हुई, यानी प्रतिदिन 82 करोड़ रुपए, और मैक्सिमम माफी जो थी वो 2013 और 2014 में हुई। जो मनमोहन सिंह का कालखंड था 42,000 करोड़ रुपए और 32,000 करोड़ रुपए, इससे पहले 20,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, इस रूप में वहां पर रिटर्न ऑफ होता था। लेकिन मोदी काल में यह सबसे ऊपर पहुंच गया 2019 के इलेक्शन के वक्त, जब 2,36,261 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। प्रधानमंत्री बैंकों का जिक्र कर रहे हैं और बैंकों का कच्चा चिट्ठा सबको जानना चाहिए क्योंकि आप ही का पैसा उसमें जमा होता है। वही पैसा कर्ज लेकर तमाम इंडस्ट्रीज रईसी करते हैं।
इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूबा हुआ है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में इंपोर्ट के नीचे हम खड़े हैं। लोन क्यों दिया जाता है? उनकी रईसी के लिए या उनके नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए? यह सवाल किसी को भी प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। लेकिन एक क्षण के लिए फिर दोबारा आइए, 2014 में जो विलफुल डिफॉल्टर हुआ करते थे उनकी संख्या 2469 थी और आज की तारीख में विलफुल डिफॉल्टर की तादाद 18,412 है। यह अकाउंट्स हैं इतने सारे जिन्होंने लोन लिया और लोन नहीं लौटाया और बरस दर बरस बढ़ते चले गए। अगर 2020 में देखें तो 12,000 थे, 2021 में देखें 14,000 हो गए, 2022 में देखें 16,000 हो गए, 2023 में देखते हैं तो 18,412 हो गए। ये मैसेज बहुत साफ है कि किस तरीके से इस देश में लोन लेकर ना चुकाने की परिस्थितियों ने को जन्म दिया या अपने साथ उस राजनीति ने ले लिया जिसके लिए पूरी इकोनॉमी राजनीतिक खिलवाड़ का हिस्सा बन गई। देश कैसे चलेगा, राज्यों की क्या स्थिति है, केंद्र की अलग अलग योजनाओं को लागू करना है और उन लागू करने की योजनाएं जो थी उसका जिम्मा भी बैंकों पर थोप दिया गया। बैंक इस दौर में कमाई कैसे करें? विलफुल डिफॉल्टर बढ़ते जा रहे हैं, सरकार रिटर्न ऑफ कर रही है, एनपीए बढ़ रहा है, लेकिन रिटर्न ऑफ करके सरकार आंकड़ों में दिखा देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो कौन फोन करता है और कौन किस रूप में कमाई करता है? ये सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है कि सरकार को शिकंजा कसना चाहिए था, सरकार को यकीनी तौर पर बैंक को मजबूत करना चाहिए था, वहां नए रोजगार पैदा करने चाहिए थे। वहां पर जिस तरीके से एनपीए बढ़ रहा है वो एनपीए ना बढ़े इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और सरकार ने यह सब कुछ किया? जी नहीं, कागजों पर बिल्कुल नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के एक दूसरे हिस्से को सुनिएगा तो ऐसा लगेगा सब कुछ कर रहे हैं ये, और जो कह रहे हैं मान लीजिए। लेकिन आप माने या ना माने, हम आपको आरबीआई की रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट और बैंकिंग बोर्ड और बैंकिंग ट्रेड यूनियन जो वहां पर चलती है उनकी रिपोर्ट को एक साथ मिलाकर फैक्ट्स क्या है यह जरूर सुनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते क्या हैं यह भी सुन लीजिए एक बार एक दूसरे तरीके से। आज के इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा। तो प्रधानमंत्री ने 3-4 बातें एक झटके में कह दी। रोजगार दे रहे हैं तो क्या माना जाए बैंकों में रोजगार बढ़ रहा है? मर्जर कर दिया बैंकों का तो क्या वाकई बैंकों की स्थिति अच्छी हो गई? जो एनसीएलटी और आईबीसी जो बनाया गया है, जो बैंक्रप्सी कोड बनाया गया है, उसके जरिए क्या वाकई बैंकों को पैसा लौट रहा है? और जो गलती करते हैं, जो फॉल्ट करते हैं, उस पर शिकंजा क्या वाकई कसते हैं? बात की शुरुआत कहां से की जाए, किस पन्ने को खोला जाए? क्योंकि अगर रोजगार का ही जिक्र कर लें तो 2014 में इस देश के भीतर में लगभग 11 से 12 लाख लोग बैंकों में काम कर रहे थे 2014 में। यह संख्या मौजूदा वक्त में 7,70,812 की है, यानी 11 लाख से घटकर आप 7,70,000 पे खड़े हुए हैं। और अगर उस दौर में आप चले जाइए और प्राइवेट और सरकारी बैंक दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों की तादाद तकरीबन 14 से 15 लाख हुआ करती थी। मौजूदा वक्त में भी वही आंकड़ा है, लगभग 14 से 15 लाख का। लेकिन सरकारी बैंकों को जो खोखला किया गया, उसके बाद उसके भीतर की जो 4-5 लाख नौकरियां चली गई और झटके में ये 7 लाख पे आ गए। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकों का इजाफा हुआ, उनकी ग्रोथ बढ़ने लगी और उनके हिस्से में भी जो नौकरियां आती है वो लगभग बराबर है। अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक के भीतर कामगारों की तादाद, लेबर्स की तादाद, क्लर्क की तादाद, ऑफिसर की तादाद, जी नहीं, 2 ही रैंक होते हैं, तो क्लर्क होता है या ऑफिसर होता है, 7,70,000। और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक में 7,69,000, सिर्फ 1,000 कम है। तो क्या इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंकों को इस रूप में तैयार किया गया कि वह धीरे धीरे खत्म होते चले जाएं और 2024 के बाद अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबको निजी बैंक में तब्दील कर देंगे? क्योंकि इस दौर में बैंक भी तो डूबे हैं
और उसमें जिस भी बैंक के डूबने का नाम जिक्र कीजिएगा और उसमें एक सवाल निकल कर आएगा, ये सभी बैंक जो डूबे इन्होंने कर्ज दे दिया, लोन दे दिया, लोन नहीं आया, एनपीए बढ़ गया, बुक को कब तक संभालें, और सरकार जो रिटर्न ऑफ करती है उससे भी नहीं संभला तो उसके बाद बैंक डूब गए। और इस घपले घोटाले को लेकर मामला कहां पहुंचता है? एनसीएलटी पहुंचता है। वहां पर जो बैंकरप्सी कोड है वो अपने तौर पर चीजें परखता है, उससे भी क्या निकलता है, शिकंजा किस पे कसा, हालात कैसे हुए। मर्जर के साथ ही जैसे ही मर्जर हुई, पहले बरस में मर्जर के भीतर लगभग 95,000 नौकरियां एक झटके में कम हो गई। पता नहीं किस रूप में खुद प्रधानमंत्री इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये सारे डाटा अपने तौर पर हैं। और जिन बातों का सरकार इससे पहले जिक्र कर रहे थे ना प्रधानमंत्री, उसका भी एक डाटा हमारी टीम ने निकाला, जो अलग अलग जरियों से निकल कर आया। उसमें आरबीआई की रिपोर्ट है, बैंकों की रिपोर्ट है। जानकारी है कि जैसे एसबीआई के भीतर 1881 जो डिफॉल्टर हैं, ये डिफॉल्टर होने के बाद उसमें से 1200 डिफॉल्टर पीएनबी पहुंच जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, वहां से लोन उठाते हैं। इन 1200 के लोन डिफॉल्ट होने के बाद ये यूनियन बैंक में 700 लोग पहुंच जाते हैं। यूनियन बैंक का पैसा नहीं लौटाते हैं तो इन 700 में से 525 बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंच जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं लौटाते हैं तो लगभग 525 में से 211 कैनरा बैंक पहुंच जाते हैं। कोई नियम ऐसा नहीं है कि अगर आप डिफॉल्ट हो चुके हैं तो कोई दूसरा बैंक आपको लोन दे देगा, लेकिन यह हो रहा है और यह हुआ है और यह कागजों में दर्ज है। तो यहां से एक तीसरा सवाल, जो शायद सबसे बड़ा सवाल इस दौर में खड़ा होता है, वह इस बात की दिशा में ले जाता है कि आखिर जो बड़े बड़े इस देश के कॉरपोरेट हैं वह भी तो लोन उठाते हैं, उनको भी लोन कैसे दे दिया जाता है। और मसलन अगर आप अडानीज का जिक्र कर दीजिए, हालांकि अडानीज के साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब वो प्रधानमंत्री के साथ घूमा करते थे और दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि अडानी ग्रुप और उनके मालिक कि करीबी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो दुनिया भर के बैंकों ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए, इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ से होने लगा। इसीलिए भारतीय बैंकों से ज़्यादा विदेशी बैंकों से उन्होंने पैसा उठाया। हालांकि देश के भीतर आइएगा तो एसबीआई का जिक्र करेंगे 27,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक का जिक्र करेंगे 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र करेंगे 5,380 करोड़। यह जो एक रकम है 2022 तक की जो नज़र आती है, जो अलग अलग बैंक के जरिए निकल कर आई है, उसका मैसेज एक ही है कि किसी भी डिफॉल्टर को दोबारा लोन देने के लिए सरकार बाकायदा पॉलिसीगत तरीके से बढ़ रही है। यानी इनको देना चाहिए, अपने तौर पर हम इकोनॉमी नहीं संभालेंगे, संभालेंगे तो यही संभालेंगे। और शायद इसीलिए जब बैंकों के डूबने का जिक्र होता है तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक याद कीजिए, 2019 में 20 सितंबर को डूब गया था। उसके बाद एक आरबीआई की रिपोर्ट आई, आरबीआई ने बताया कि लगभग 44 बैंक इसी कतार में हैं। उस कतार का क्या हुआ, जो तमाम बैंक थे वहां पर जो पैसा निकाल सकते हैं उसको लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गया। उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, जो 18 नवंबर 2020 को डूबा। फिर वही सवाल था, इसने लोन दे दिया था। उसके बाद यस बैंक का नंबर आया, यस बैंक तो मार्च 2020 में, इसने भी क्या किया था, एनपीए बढ़ रहा था, बैलेंस शीट डगमगाने लगी, जितना पैसा जिनको दे दिया गया था। और पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक ने तो एचडीआईएल को दिया था, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो अपने तौर पर फिर बाद में वह भी डूब गया। अगर एक एक चीज को परखिएगा तो हर इकोनॉमी का एक पैसा दूसरे पैसे को प्रभावित कर रहा है। और सरकार अपने तौर पर इसे ना बताते हुए जब यह कहती है कि हमने चीज़ों को मजबूत किया है, तो एक झटके में यह बात भी निकल कर आती है, कहीं सरकार पैरेलल में जो कानून बनाती है वो कानून खुद को बचाने के लिए तो नहीं बनाती है। क्योंकि अगर बैंक डूब रहे हैं और बैंकों का पैसा डूब रहा है तो पैसे वापस कैसे लौटें, इसी को सोचकर तो इंडियन बैंक्रप्सी कोड जो बनाया गया और उसके साथ एनसीएलटी निकल कर आया। लेकिन खुद पार्लियामेंट के भीतर जब यह सवाल हुआ क्या वाकई इससे राहत रियायत मिल रही है, बैंकों को पैसा लौट रहा है, एक आंकड़ा निकल कर आया कि जितना बैंक लोन देते हैं और उस लोन को लेकर जब कोई खुद को दिवालिया घोषित कर देता है, दिवालिया घोषित होने के बाद जब वो आईबीसी पहुंचता है, बैंक्रप्सी कोर्ट पहुंचता है और एनसीएलटी में मामला जाता है, तो कुल पैसा जो लौटा है बैंकों तक वो 18 से 19% तक ही लौटता है। यानी इस देश के भीतर में 80-82% पैसा कहां गायब हो जाता है। और ये नियम कायदे सब पैरेलल में चल रहे हैं। और इस वक्त जो जानकारी है वो पार्लियामेंट में दी गई जानकारी है, उसके मुताबिक जो बजट सत्र में दिया था 21,200 केसेस पेंडिंग पड़े हैं एनसीएलटी के सामने। इसमें से 611 केसेस जो हैं वो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में है। इनसे जुड़ा हुआ तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया है जो बैंकों का फंसा हुआ है।
और आईबीसी कोर्ट के पास जो मामले हैं वो तकरीबन 12,963 केसेस फंसे पड़े हैं। इसमें से मर्जर और एमलगमेशंस के लेकर लगभग 1,181 मामले हैं। और यहां पर एक चीज और जाननी चाहिए, जो बड़े बड़े घोटालेबाज होते हैं ना, अगर वो सरकार के अनुकूल काम करने लगे, सरकार के लिए पैसे की व्यवस्था कराने लगे, सरकार के साथ खड़े हो जाएं, उन पॉलिटिशियंस के बीच उनकी मौजूदगी रहे, तो उनके मामले बड़े जल्दी निपटते हैं। लेकिन बैंकों तक पैसा उतनी बड़ी तादाद में नहीं लौटता है। 3-4 कंपनियों का जिक्र होना चाहिए यहाँ पर, खास तौर से जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन 37,160 करोड़ का, एस्सार स्टील लिमिटेड 41,017 करोड़, डीएचएफएल यह मामला भी उलझ गया, भूषण स्टील 35,571 करोड़। ये जो पहुंचे उसके भीतर में सीआईआरपीएफ यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के भीतर ये मैक्सिमम रकम है। जो 3-4 कंपनियों का हमने नाम लिया, उस फहरिस्त में भूषण पावर भी है 19,000 करोड़ के साथ, एयरटेल, डिशनेट, एयरसेल, इनको जोड़िएगा तो 6,630 करोड़ का मामला। जो बेनामी सीमेंट है 6,469 करोड़ का मामला। जो इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड है 5,330 करोड़ का मामला। इसको थोड़ी सरलता से यह समझिए कि जो बड़ी रकम होती है और बैंकों से ली गई रकम जो होती है उसका अगर 18-19% बैंकों को मिलता है, तो बाकी पैसा उठाया तो गया था, और बाकी पैसा जब लिया गया था तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उसका राजनीतिक उपयोग तो इस देश में नहीं होता है, या पॉलिटिक्स जिसकी सत्ता है, जिसकी ताकत है, वो अपने तौर पर उस राजनीति को अनुकूल तो नहीं कर देता है। यह होता है क्योंकि इन तमाम लोगों के अपनी रईसी के भीतर में कोई कमी नहीं आती है। कोई ब्रिटेन में मैंशन खरीद लेता है, कोई दुनिया के किसी हिस्से में कहीं पर बड़ी से लैंड खरीद कर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। अपना तरीके से अगर देखना शुरू कीजिएगा तो 2 डाटा और समझिए। एक डाटा है, इस दौर में वह व्यापारी जो बहुत बड़े नहीं थे लेकिन फिर भी उनकी पूंजी बिलियनियर्स के भीतर तो आती थी, इनकी तादाद इस देश के भीतर में 7 लाख से ज़्यादा है जो इस देश को छोड़कर चले गए। और जिन्होंने कर्ज लिया और नहीं लौटाया, विलफुल डिफॉल्टर के साथ जो टॉप मोस्ट लोगों की कतार 500 की आती है, उसमें से 150 लोग खुले तौर पर चले गए, हम पैसा नहीं लौटाएंगे। और उनको वापस लाने के लिए और पैसा यहां से दोबारा बैंकों से ले सकें, इसकी व्यवस्था के लिए आरबीआई ने कहा कि अच्छा विलफुल डिफॉल्टर है, कोई बात नहीं, आप फिर से लोन ले सकते हैं, हम आपको फिर से लोन देने को तैयार हैं। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगी, आपको यहां आकर काम करना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टमेंट यहां करेगा। यानी सरकार कोई नकेल किसी पे नहीं कस रही है। सरकार की इकोनॉमी इतनी डामाडोल या उससे संभलते नहीं बन रहा है कि उसको जो पैसा चाहिए, जो पूंजी चाहिए, वह अपनी राजनीति को संभालने के लिए चाहिए, और राजनीति के पास ये ताकत है कि उनको वो पैसा दे सके। इस साइकिल के भीतर में इस देश के भीतर सबसे बुरी स्थिति में बैंक ही आकर खड़े हो गए, और बैंकों के भीतर जो मौजूदा वक्त में प्रॉफिट दिखाने की जो परंपरा जो शुरू हुई और बताया गया कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, तो उसको इस हिसाब से समझिए कि इस देश के भीतर में टॉप मोस्ट 10,000 लोग जो हैं, जो इसके दायरे में निकल कर आते हैं, जो लोन लेते हैं, उनके द्वारा लिया गया लोन जो 18% वापस लौटता है। हालांकि रिकवरी बहुत ही कम है। रिकवरी का एक डाटा आखिर में आप सुन लीजिए, फिर इसके पूरे मतलब को समझ पाइएगा। रिकवरी अपने तौर पर यह है कि 2020-21 में सिर्फ 30,000 रुपए की रिकवरी हो पाई, 30,000 करोड़ की। 21-22 में 33,000 करोड़ की। 23 फाइनेंशियल ईयर 2023 45,000 करोड़ की। यानी 90 दिनों में लोन ना लौटाने में एनपीए में कन्वर्ट हो जाना, और इस पूरे दौर में लगभग सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, 3 साल का हिस्सा जो हम आपको बतला रहे थे। लेकिन उसमें से एक बड़ी पूंजी क्या पॉलिटिकल वे में ट्रांसफ़र हो गई? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं वो क्या बाहर के रास्ते भारत में एंट्री करते हैं? जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वह क्या इस रास्ते जाती है? क्योंकि पैसा इससे हटकर कोई कैसे कमा सकता है? और अगर किसी प्रोडक्शन के जरिए पैसा कमा रहा है और मार्केट में उसकी कोई साख बनी हुई है किसी उत्पाद को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर ऐसे में वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल फंडिंग कैसे कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता है तो बीजेपी के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है? ये सारे सवाल एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया है, और इस कमाल का सच तो आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।